हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू A1 ई लर्निंग्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। दोस्तों, अगर इस वीडियो की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो हम लोग देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य था वो किसने स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सैंडो कोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी। मतलब सैंडो कोट्स के रूप में जो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान हुई थी वो किसने मतलब सैंडो कोट्स कहा था, तो ये किया था सबसे पहले जो पहचान की थी विलियम जोन्स ने की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। तो जो बिंदुसार थे, बिंदुसार ने अशोक को, जो बिंदुसार का लड़का था, अशोक को किस विद्रोह को, एक विद्रोह था उसको समाप्त करने के लिए कहा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का था अशोक। तो अशोक ने एक तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद उनका लड़का था बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठे थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो जो ब्राह्मी है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और इसको ये जो लिपि पढ़ी थी सबसे पहले पढ़ी थी जेम्स प्रिंसेप ने। और ये जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है तो ये आपकी खरोष्टी लिपि होती है, ये दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में आए थे तो वो मेगास्थनीज थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त दरबार में जो एक यूनानी राजदूत आया था वो मेगास्थनीज था। इन्होंने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारा डिटेल आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। तो इसमें बताना है आपको जो अशोक का नाम है वो किस अभिलेख में उल्लिखित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्की का लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लिखित है, उसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हम लोग कुछ अभिलेखों के बारे में या शिलालेख के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि अशोक ने 13 शिलालेख लिखवाए थे, उनमें से कौन सा शिलालेख किससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इससे, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला शिलालेख है हमारा, फर्स्ट शिलालेख है, तो वो आपका पशुबलि की निंदा से संबंधित है। पहला शिलालेख है, फर्स्ट जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जो फर्स्ट शिलालेख है वो है पशुबलि से। नेक्स्ट है सेकंड वाला, वो आपका पशुओं एवं मनुष्य की चिकित्सा से है, पशु एवं मनुष्य चिकित्सा। आपको बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि जो भी शिलालेख है उनसे हल्की डिटेल्स आपको भी याद रहेगी, तो आप उसको ऑप्शन से करने में इजीली कर लेंगे उसको। तो आप इनको एक बार केवल पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा शिलालेख किससे संबंधित था, तो आप उसको एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसका थर्ड जो आपका है, थर्ड शिलालेख, थर्ड को लिखा उसमें मतलब जो बताया गया तो अशोक सम्राट थे, सम्राट की धर्म यात्राओं पर, जो उन्होंने धर्म यात्राएं की थी उनसे संबंधित है। तो थर्ड था धर्म यात्राओं से संबंधित था। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ जो था
वो था अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया था। तो मतलब जो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन से प्रेरित किया था, मतलब जो धार्मिक जीवन से, वो चौथा था। पांचवा, फिफ्थ था अब इम्पोर्टेंट देख ले रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा हमारा। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक नवा बहुत पूछा जाता है। तो 9th नंबर का जो था वो होगा जन्म विवाह बीमारी के पश्चात समारोहों से। जो जन्म था, विवाह और जो अन्य समारोह होते थे, ये समारोहों से संबंधित था। और इसके बाद देखेंगे 11वां 11th नंबर का जो हमारा है, 11 नंबर का था धम्म नीति। अशोक ने एक धम्म नीति दी थी, उस धम्म नीति से संबंधित था, धम्म नीति से। नेक्स्ट था 12वां और 13वां। तो 12वां जो हमारा था वो था सर्वधर्म समभाव की, स्त्री मात्र की चर्चा की गई। इसमें सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव एक क्वेश्चन बनता है कि किस अभिलेख में, अशोक के किस शिलालेख में सर्वधर्म समभाव की उल्लिखित किया गया है या व्याख्या की गई है, सर्वधर्म समभाव के बारे में बताया गया है। तो वो आपका 12वां शिलालेख है। इसके बाद है 13वां तो सभी को पता होगा, कलिंग युद्ध के बारे में उल्लिखित है। जो कलिंग नरेश थे खारवेल, उनके साथ इनकी बहुत ही आक्रामक लड़ाई हुई थी, जिसके बाद इन्होंने युद्ध करना ही छोड़ दिया था और ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये इसके बारे में उल्लिखित है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन था, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण के लिए संबंधित था। तो जो इसमें से कौन थे जो राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित थे, तो वो हैं समाहर्ता होता था वो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समाहर्ता जो राजस्व एकत्रीकरण करता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ विभाग जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे उनके बारे में देखेंगे। एक था पुंड्याध्यक्ष होता था, जो वाणिज्य विभाग के लिए होते थे। और एक होता सुराध्यक्ष, सुराध्यक्ष मतलब सुर मतलब होता है शराब, उससे होता है, तो आबकारी विभाग से संबंधित था, वो आपका था सुराध्यक्ष। और एक था सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष मतलब जो सरकार की राजकीय भूमि होती थी उससे संबंधित जो कार्य देखता था वो होता था सीताध्यक्ष। एक होता था लक्षणाध्यक्ष, टकसाल जो मतलब सिक्के या रुपए के ढलाई उलाई के जहाँ काम होता था उसको लक्षणाध्यक्ष होता था, उसका जो प्रमुख होता था। कोषाध्यक्ष होता था जो खजाने का प्रमुख होता था। और एक अकराध्यक्ष होता था जो कि खानों का अध्यक्ष होता था, जहाँ पे माइनिंग की जाती थी, खानों से कोयला है या अदर चीज़ों के धातुओं का निष्कर्षण किया जाता था, उनसे जो रिलेटेड अध्यक्ष होता था वो होता था अकराध्यक्ष। एक होता था अच्छपटलाध्यक्ष, वो महालेखाकार होता था। एक होता था नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष जो पशुओं का निरीक्षक होता था उसको बोलते थे नवाध्यक्ष। एक होता था हमारा सोनाध्यक्ष जो बूचड़ खाने से संबंधित था, मतलब जानवरों को जहाँ कटिंग होती है उससे संबंधित होता था, वो होता था सोनाध्यक्ष। एक होता था आयुधाध्यक्ष, आयुधा तो आयुध निर्माण होता है मतलब शस्त्रागार से संबंधित, तो अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड जो अध्यक्ष होता था वो होता था आयुधा अध्यक्ष। एक होता था पैतवा, तो पैतवा ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि नाप तौल से संबंधित कौन सा अधिकारी होता था, तो उसको बोलते थे पैतवा अध्यक्ष। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, भाग एवं बलि थे। तो भाग एवं बलि ये मौर्य साम्राज्य में राजस्व के स्रोत थे, तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, ये राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। तो जो अशोक के शिलालेख थे जो संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनसे कौन सा संबंधित है। अभी मैंने आपको लमसम सारे शिलालेख के बारे में बताया है, तो इसमें संबंधित होगा आपका सी, दूसरा और 13वां शिलालेख जो कि उनके संगम राज्य के बारे में बताता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो आर्थिक जीवन से था या धार्मिक जीवन से या राजनीतिक। तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था वो हमारा आर्थिक जीवन से संबंधित था।
12 का बी राजनीतिक जीवन से संबंधित था, उसमें राजनीति के बारे में पूरा लिखा गया है, तो आर्थिक जीवन से नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो गलती इसी में होती है कि अर्थशास्त्र है तो सब लोग सोचते हैं कि वो अर्थशास्त्र क्या कहते हैं आर्थिक जीवन से संबंधित है। उन्होंने कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी थ्योरी वगैरह नहीं दी थी, उन्होंने उसमें अपनी पूरी राजनीति लिखी है और वो एक राजनीतिज्ञ थे ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो राजनीतिक से लिखा गया है, लोगों का समझना है, लोगों को लगता है या सब स्टूडेंट जो होते हैं उनको लगता है कि ये आर्थिक जीवन से रिलेटेड होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमी होती है, वो आर्थिक जीवन से ही संबंधित होती है। उसमें कोई रूल्स होंगे जो इकोनॉमिक्स से संबंधित होंगे वो दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, तो वो कौन से संत थे? तो ये थे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 13वां का उपगुप्त जो थे, उन्होंने ही इनको दीक्षित भी किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सूची 1 दी हुई है और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ शासक का नाम दिया हुआ और उनका उपनाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखना है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस एक तरफ से देखेंगे चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त को प्रियदर्शी बोलते थे, बिंदुसार को सैंडोकोट्स तो चंद्रगुप्त के रूप में ही वो कहा गया था। और यहाँ पे आपको मिलाना है कि बिंदुसार को सैंडोकोट्स कहा गया, अशोक को अमितघात कहा गया, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा गया। तो ये इसमें सबसे पहले आपको मिलाना है। तो चंद्रगुप्त था, उनको क्या कहते थे? चंद्रगुप्त को जो जोन्स विलियम थे उन्होंने सैंडकोट्स की उपाधि के रूप में पहचान की थी, तो इसका सही आंसर होगा ए का 2 सैंडकोट्स के रूप में। और जो बिंदुसार थे उसको बोलते थे अमितघात। अशोक थे, अशोक का जो प्रियदर्शी के नाम में एक अभिलेख में इनका मिला था। और ये चाणक्य थे, इनका विष्णुगुप्त कहा जाता था। शुरुआत में जो बचपन में इनका नाम था विष्णुगुप्त के रूप में ही जाने जाते, बाद में चाणक्य और कौटिल्य नाम से फेमस हुए। तो इसका सही आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो अब हम लोग देखेंगे इसका कौन सा सही होगा, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, केवल एक ऑप्शन पे है बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का जो समकालीन था तुर्मय, वो कहाँ का शासक था आपको बताना है। मिस्र का था या क्या कहते हैं कोरिंथ का था, या मैसेडोनिया का, या सीरिया का? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये जो तुर्मय था तो ये मिस्र का ही था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो अशोक का समकालीन तुर्मय था ये मिस्र का था। और यहाँ पे हम 2-3 और देखेंगे, जो ये क्या कहते हैं लिखा है आपका मैसेडोनिया का था। तो यहाँ का जो शासक था वो था एनिकिनी। क्या नाम था उसका? इनिकिनी। ये याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलाने वाला बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जो सीरिया का था उसको नाम था एंटियोकस। ये था आपका सीरिया का। और आपका जो एक था मैसेडोनिया हो गया, मिस्र हो गया, सीरिया हो गया। आप एक था तो आपका जो क्या कहते हैं अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर, ये था आपका एपिरीज का शासक था अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर। तुर्मय आपको बता ही दिया मिस्र का था, एनिकिनी मैसेडोनिया का था, और मेगारस ये साइरिन का था। एक और शासक था मेगारस था, ये साइरिन का शासक था। आपको ये 4-5 शासक हैं, इनको याद रखना है। एंटियोकस सीरिया का था, तुर्मय मिस्र का था, एनिकिनी मैसेडोनिया का था, मेगारस ये साइरिन का था, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर पायरस ये एपिरीज का शासक था। आपको सारे जो शासक थे उस समय के, इनके समकालीन जहाँ से ये बिजनेस करते थे या इनके संबंध अच्छे थे, ये सारे के सारे शासक हैं। आप एक बार याद रखना। आपको अगर एक बार में नहीं याद हो रहा था, एक वीडियो को एक बार रिवाइज करके जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये बताना चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो किसका बना हुआ था? तो इसका बना था जो चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ी का बना था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनयिक संबंध थे
वह कहाँ का शासक था? तो टालमी फिलाडेल्फस जो था ये भी मिस्र का ही शासक था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टालमी द्वितीय है, फिलाडेल्फस जो था मिस्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इनमें आपको बताना है कि जो ये अभिलेख दिए हुए हैं इनमें से कौन सा अभिलेख है वो खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी लिपि खरोष्टी है, सॉरी। इसका सही आंसर होगा आपका सी, शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है आपका, ये आपका अफ़गानिस्तान के आसपास मिला था। तो ये इसको जो लिखा गया था ये खरोष्टी भाषा में लिखा गया था। तो ये जो इनकी लिपि थी खरोष्टी थी, शहबाजगढ़ी अभिलेख की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? डायमेकस था वो भारत का किसके शासनकाल में आया था? तो डायमेकस आया था आपका बिंदुसार के शासनकाल में। तो बाकी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4 आपको दे देगा, सेंडोकोटस और डायमेकस और करके दे देगा, और एक पूछ लेगा कि इनमें से कौन सिकंदर के साथ नहीं आया था? तो डायमेकस नहीं आया था, डायमेकस आया था बिंदुसार के शासन में, और ये सिकंदर के साथ नहीं आया था, क्योंकि सिकंदर के जो शासनकाल में आया था वो घनानंद के साथ आए थे बाकी, और डायमेकस उसके पहले आ चुका था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। तो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? इसका कहाँ से प्रमाण मिलता है? तो इसका प्रमाण है कि देवनागरी की जो उपाधि मिली थी यही इसका प्रमाण है कि इन्होंने हिंदू धर्म से आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के अभिलेखों की एक प्रति कहाँ से मिली थी? उत्तराखंड में जो आपको ये मिली थी वो कहाँ से मिली थी? शिलालेख की एक प्रति मिली है, तो ये मिली थी आपको कालसी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? इनमें से कौन सा एक दक्षिणी साउथ इंडियन जो स्टेट है या राज्य है जिसका उल्लेख उसमें नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो सातवाहन वंश है उसके बारे में अशोक के अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? गुर्जरा उल्लेख है जो अभिलेख है, लघु शिलालेख है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हुए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? जो मतलब जो खाद्यान्न का जो संकट आता था उसको सुरक्षित रखने के लिए उपयोग करने के लिए जो एक बनाया जाता था, जैसे खाद्यान्न गृह बनाया जाता था, जो कि कोई आपातकालीन घटना होगी या अकाल पड़ेगा उस समय उसको यूज किया जाएगा, तो उसके बारे में जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिला है? तो इसका सही आंसर होगा सहगोरा ताम्रपत्र उल्लेख, इस अभिलेख में ही इसका उल्लेख है कि मतलब जो खाद्यान्न या अकाल के समय के लिए एक खाद्यान्न की समस्या को निपटान करने के लिए भंडार करते थे, उसके बारे में सहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख में मिला हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुराधापुर, जहाँ से अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो इसका जो उल्लेख किया गया था तो पत्थर की पट्टियों पर जो ये उल्लिखित थी ब्राह्मी लिपि, उसका उल्लेख किया गया था पत्थर की पट्टियों पर लिखी हुई जो थी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने सेंडोकोट, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है?
तो इसमें बताना है प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो और मेगास्थनीज, इसमें से किसने इसका उल्लेख किया है। तो ये जस्टिन जो थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें सेंडोकोट्स कहा जाता था और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। इनमें से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय शिलालेख है, इनमें दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो गिरनार झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न को नीचे मतलब कूट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें देखना है आपको जो रिलेटेड इनसे है कि नहीं, कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे धर्मस्थी, कंटक शोधन, प्रतिष्ठा और व्यवहारिक। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। आपको थोड़ा समय देते हैं, आप इसको करिए। यहाँ पे धर्मस्थी क्या होता है। धर्मस्थी होगा जो होता है दीवानी, धर्मस्थी होता है आपका दीवानी न्यायालय। धर्मस्थी आपका होगा 3, ए का 3 होगा दीवानी न्यायालय। कंटक शोधन इसको बोलते हैं फौजदारी। व्यवहारिक होता है आपका दीवानी न्यायाधीश और प्रतिष्ठा होता है फौजदारी न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। धर्मस्थी दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन आपका हो जाएगा फौजदारी न्यायालय, प्रतिष्ठा हो जाएगा आपका फौजदारी न्यायाधीश और व्यवहारिक हो जाएगा आपका दीवानी न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। कुम्हरार स्थल से किस नगर के जो आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुम्हरार जो स्थल से प्राप्त हुए हैं अवशेष प्राचीन नगर के वो पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं कुम्हरार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें भी आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें अधिकारी का नाम और उनका वर्तमान नाम बताना है क्या क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक गुरुनमोई होता था जो जिले का अधिकारी होता था, उसको एक गुरुनमोई बोलते थे। तो इसका सही आंसर होगा ए का 3 होगा। और शुल्काध्यक्ष और सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष होता है कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था जो सीताध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष होता था वो होता था आपका खानों का अध्यक्ष। और शुल्काध्यक्ष होता था वो होता था व्यवसाय एवं व्यापार का अधिकारी। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, ए का 3 और डी का 4। यहीं से आप मैच कर लेंगे इसको, ए का 3, डी का 4, ए का 3, डी का 4। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी सी सही होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य का नाम जो था बचपन का वो विष्णुगुप्त था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। सीता का मतलब होता था भूमि से, राजकीय भूमि जो होती थी, एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, ऊसर भूमि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो होती थी वो सीता अध्यक्ष और सीता
सीता बोलते थे राजकीय भूमि से प्राप्त आय से तात्पर्य, और सीता अध्यक्ष होता था राजकीय भूमि से जो अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बराबरी पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। बराबर की गुफाएं मतलब बराबर की बिहार में इनकी गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं, उनमें से बताना है इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। कौन सा एक सही नहीं है, तो ये जो यही ऑप्शन डी इसका सही आंसर नहीं है, यही एक इससे रिलेटेड नहीं है। बराबर की जो बराबरी पहाड़ी हैं कुल 4 गुफाएं हैं, ये आपका सही है। और ये 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। और ये जो बराबर की गुफाएं हैं ये 6वीं शताब्दी के हैं, ये सही नहीं है। इसका यही मतलब इसमें स्टेटमेंट ये सही नहीं है, और ऑप्शन डी ही सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मौपतौल का अधिकारी होता था। अभी मैंने आपको मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी जो अधिकारी होते थे उनके बारे में बताया था। तो मौपतौल का जो अधिकारी होता था उसको बताया था मैंने, मौपतौल का अधिकारी होता था उसको बोलते थे पैतवा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा पैतवा अध्यक्ष। जो सीता अध्यक्ष होता था वो आपको बताया था कि राजकीय भूमि से संबंधित था, ये होता था राजकीय भूमि। और अकरा अध्यक्ष था, ये होता था खानों से संबंधित। पंड्या अध्यक्ष होता था। अब इसका आंसर आप बताएंगे कि पंडवा अध्यक्ष जो होता था, पांड्या अध्यक्ष, वो किससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। आपको बताना है कि किस अभिलेख में ये उल्लिखित है, या किस स्रोत से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि क्या कहते हैं, जो मौर्य साम्राज्य था उस समय ये प्राचीन भारत में दास्तान नहीं। मौर्य साम्राज्य या प्राचीन जो भारत ही था, प्राचीन भारत का मतलब है उत्तर वैदिक काल, ये समय का जो प्राचीन इतिहास है भारत का, उसमें से दास्ता के बारे में उल्लेख नहीं है, दास्तान नहीं थी, ये पुष्टि करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी है उसमें कहीं भी दास्ता के बारे में उल्लेखित नहीं किया गया, तो इससे ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था। तो ऐसा कौन सा जो अभिलेख था जिसको उनके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली लाया गया था। तो इसमें जो आपका लाया गया था 38 का डी नंबर सही होगा। मेरठ का जो मेरठ का स्तंभ था उसको भी दिल्ली लाया गया था, और टोपरा स्तंभ अभिलेख जो था उसको भी दिल्ली लाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इन दोनों अभिलेखों को उनके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो कलिंग युद्ध का जो विवरण हमें प्राप्त होता है वो अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। और जो हमारा ये रुमनदेही स्तंभलेख है, रुमनदेही स्तंभलेख के बारे में हमें जो मौर्य साम्राज्य था उसके आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और जो बाकी जो स्तंभ शिलालेख लिखे गए हैं, स्तंभ या अभिलेख जो भी बनाए गए शिलालेख या स्तंभलेख या अभिलेख, उनमें समय प्रशासनिक जानकारी मिलती है। पर जो रुमनदेही स्तंभलेख है उसके बारे में मौर्य साम्राज्य के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि किस अभिलेख या किस स्तंभलेख के द्वारा मौर्यकालीन साम्राज्य के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो है आपका रुमनदेही। और ये रुमनदेही अभिलेख ही है जिसके बारे में हमें बुद्ध के जो जन्म है उससे संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है वो भी हमें इसी अभिलेख के द्वारा प्राप्त होती है। जो रुमनदेही अभिलेख है उसमें भी बुद्ध के जन्म
की जानकारी जो मिलती है, ये बुद्ध के जन्म के समय की जानकारी जो प्राप्त होती है वो हमें रोमन देवलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? जो संस्था एवं संचार था वो किससे संबंधित था? इसका सही आंसर होगा मौर्य साम्राज्य में सबसे जो संचार एवं संस्था के लिए प्रचलित थी तो वो थी हमारी गुप्तचर की व्यवस्था। जो मौर्यकालीन सम्राट था वो गुप्तचर व्यवस्था के लिए खासकर जाना जाता था। तो यहाँ की जो गुप्तचर व्यवस्था थी बहुत ही सुदृढ़ थी, जिसके कारण उनका इतना अच्छा विस्तार हो सका। उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य को इतना विस्तार किया और इतने समय तक, लंबे समय तक वहाँ पे शासन कर सके। यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ से हम अशोक के बारे में कुछ जानकारी है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है उससे संबंधित है, हम उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अशोक का जो स्रोत है, उपाधि अशोक कहाँ से मिली है? तो मास्की अभिलेख के द्वारा मिली है। जो अशोक को अशोक कहा गया है वो किसमें कहा गया? मास्की अभिलेख में। देवनाम प्रिय अशोक राजा, जो देवनाम प्रियस कहा गया है वो गुर्जरा अभिलेख में अशोक को कहा गया है। अब अशोक मास्की में कहा गया है, देवनाम प्रिय गुर्जरा में कहा गया है। मौर्य अशोक मौर्य रुद्रदामन एवं जूनागढ़ में कहा गया है। और प्रियदर्शी राजा कहा गया है बराबर गुहा लेक, जो बराबर की गुहा हैं बिहार में है गुफा, उनमें कहा गया है प्रियदर्शी। और प्रियदर्शी राजा मगध कहा गया भा बैराट अभिलेख में। और प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश राजवंश महावंश में कहा गया है। अशोक वर्धन जो इनको कहा गया है वो कहा गया है पुराण में। राजा अशोक कहा गया है निट्टूर के अभिलेख में। राजा अशोक देवनाम प्रिय कहा गया है उद्गोलम लघु शिलालेख में। उद्गोलम के लघु शिलालेख में कहा गया है देवनाम प्रिय। नोट, शिलालेख पहाड़ों को काटकर, जो शिलालेख होते थे पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों में समतल पर उत्कीर्ण किए जाते। जो शिलालेख होते थे जो बड़े बड़े पहाड़ों में लिखे जाते थे उनको शिलालेख कहा जाता था। ये तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर कोई वीडियो में कमी लग रही तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम उससे अगली बार उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।